जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जिसका संबंध डेली करंट अफेयर्स से होता है। तो आज 19 मई है और आज हम जैसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं अक्सर, उसी तरीके से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और उससे रिलेटेड जो एक बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो हमारा जो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? बेसिक प्लस समसामयिक के बराबर प्रश्न, उसी चीज को, उसी कंसेप्ट को साथ लेकर हमने चलना है। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़े इससे पहले कोट देख लेते हैं कि ताकत कभी शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ताकत हमेशा आपकी अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है किसी चीज को प्राप्त करने की, आपका इच्छा इतना मजबूत है कि आप किसी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जरूरत क्या है? आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली, सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली सवा झील किस देश में स्थित है? भाई सुर्खियों में रही है, कौन सी झील रही है? सवा झील सुर्खियों में रही है। तो अक्सर प्रश्न जो है हमारे ऐसे बनते हैं कि भाई ये झील किस देश में है, या फिर इस झील की सीमाएं कहाँ तक हैं, या क्यों सुर्खियों में रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इराक। जिन लोगों ने पहले इसको जाना है, पढ़ा है, समझा है, वो इसको लेकर क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा रहा है? झील इराक। इराक में है ये कौन सी झील? सवा झील जो है ये इराक में स्थित है। इसके अतिरिक्त देखा जाए सुर्खियों में बनी क्यों रही? क्योंकि ये लगातार जो है सूख रही है। 2014 से अब तक ये देखा गया कि इसमें जो है मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये लगातार गायब हो रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। और ये किस कारण से गायब हो रही है? मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन के संबंध में मुख्य रूप से जो उत्तरदायी माना जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है, और इसके वायुमंडल में अधिक होने की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है वो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। मतलब कि जब पृथ्वी पर क्या हो, तापमान बढ़ने लगे, भूमंडलीय ऊष्मन होने लगे, जब तापमान बढ़ने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये लगातार झील सूख रही है। इससे पहले एक झील और सुर्खियों में आई थी जिसका नाम था ताहो झील। क्या नाम था? ताहो झील। ये भी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सुर्खियों में रही, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये झील संयुक्त राज्य अमेरिका में ये झील स्थित है, ताहो झील। ये सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। इसका कारण भी यही था कि मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण ये लगातार सूख रही थी। तो इसके साथ ही यही नहीं रुकना है भाई, हमारा जो ज्ञान का रथ है ना वो इन 2 लाइनों तक नहीं सिमटता है, इसके आगे भी बढ़ता है। तो इसके आगे क्या कंसेप्ट है कि 5 वर्ग किलोमीटर में यह झील जो है 2014 से सूख रही है। और कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान। अभी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि वायुमंडल में बढ़े तो इससे क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये लगातार सूख रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आगे बढ़े तो भाई अपना ज्ञान का आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कोई भी जो देश है जिसका हम नाम ले रहे हैं इराक, तो वह भारत से किस दिशा में है? तो भाई ये है अपना प्यारा देश भारत। और इसके अगर हम पूरब में जाएं, सॉरी पश्चिम में जाएं तो आता है मिडिल ईस्ट देश। ठीक है, मिडिल ईस्ट देश, मध्य पूर्व के देश। और मध्य पूर्व के देशों में एक देश है कौन सा? इराक। इराक को अब और नजदीक से देखते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो इस मानचित्र में देखिए यह आ जाता है पूरा मध्य पूर्व का क्षेत्र। किसका आ जाता है? मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र लगभग। ठीक है, यहाँ है इराक जिसकी राजधानी क्या है? बगदाद। और इसकी एक बहुत ही छोटी सी सीमा, जो क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन से लगातार जो है हर बार गलत करके आते हैं कैंडिडेट। क्या गलत करके आते हैं? जब ये पूछता है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा फारस की खाड़ी से लगती है, या फारस की खाड़ी में यह सीमा लगती है। किसकी? फारस की खाड़ी में। तो फारस की खाड़ी में भाई ईरान की सीमा लगती है, सऊदी अरब भी लगता है, बहरीन कतर भी लगता है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है और कुवैत भी है। तो इसके साथ साथ इराक भी है। चूंकि इराक का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लगता है तो इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि इराक की जो सीमा है वो फारस की खाड़ी से भी लगती है। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात,
कतर, बहरीन, ये सभी देश जो हैं किस में हैं, फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझो तो यहाँ पर जो समुद्री सीमा है उसमें हम यहाँ देखते हैं कि एक जल संधि है जो काम करती है, किसको जोड़ती है, गल्फ ऑफ ओमान को और फारस की खाड़ी को। इसके अतिरिक्त अगर इस प्रायद्वीप को देखें, ये जो क्या है, ये पूरा एक प्रायद्वीप है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। और ये अरब प्रायद्वीप वह क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन ओर से जल से घिरा हो। एक तरफ फारस की खाड़ी है, इधर क्या है, इधर रेड सी है, लाल सागर है, इधर अरब सागर है। तो भैया तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, कोई भी भूमि, कोई भी लैंड जो तीन ओर से जल से घिरी हुई हो वो क्या कहलाए, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, अच्छे से समझ लेना है इसको। ठीक है, इसके इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है और इसी मिडिल ईस्ट एशिया में ही सीरिया, जॉर्डन, इराक, टर्की, ये अन्य देश आते हैं। इसके अलावा इजिप्ट, इजिप्ट तो जो एक देश है ये किस में आता है, ये अफ्रीका में आता है। किस में आता है, अफ्रीका में आता है। और इसको जो अलग करता है वो करता है स्वेज नहर। कौन सा, स्वेज नहर। लेकिन इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है, जो किसका, इजिप्ट का, मिस्र का जो ये वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है सिनाई पेनिसुला या सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है, सिनाई प्रायद्वीप। ये किस में आता है, ये एशिया महाद्वीप में आता है। इसीलिए इस मैप में आपको मिस्र भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है कुछ कुछ क्लियर हो जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारे ज्ञान का रथ जो लगातार चल रहा है उसमें हमें ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो ही जाने चाहिए। और मैप देखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी यहाँ पे जिक्र आया था आर्द्र भूमियों का, तो ये आर्द्र भूमि है क्या एग्जैक्टली, है ना। ये जो आर्द्र भूमि है इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे सुर्खियों में रहा है। ये आर्द्र भूमि हम बोलेंगे किसको, तो आर्द्र भूमि जो अगर हम बोलें तो आर्द्र भूमि बोलते हैं किसको, कि जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र। मतलब क्या कि ये है, मान लिया ये यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा जलीय क्षेत्र है और ये है स्थल। बड़े प्यार से समझेंगे हम, ये स्थल है और ये जलीय क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो कि जहाँ पर संक्रमण बोला है, संक्रमण क्षेत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पर स्थल और जल दो चीज़ें आपस में मिलती हों। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा ये जमीन भाई थोड़ी नमी युक्त होगी या नहीं होगी। जो नदी का किनारा होता है वो नमी युक्त होता है या नहीं होता है, दलदली होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो जो नमी युक्त है, दलदली है, इसी को ही हमने बोल दिया आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब होता है नमी, यानी कि नम भूमि। और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समृद्ध क्षेत्र होता है और इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन आर्द्र भूमियों में, इस क्षेत्र में ही जो है मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे, जीव पाए जाएंगे। जीव जो है, जीवों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगी। संख्या जो है सर्वाधिक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसीलिए ये जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ तक जो है बात और अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई आर्द्र भूमि क्या होती है। जब आर्द्र भूमि शब्द कहीं पर आए आगे तो आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो इसी के साथ अगर आगे हम देखें तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर जगह में, ईरान के रामसर में, कहाँ पर बच्चे, रामसर में। रामसर क्या है, एक शहर है जो कि कहाँ का शहर है, ईरान का शहर है। और यहाँ पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, अब आर्द्र भूमि क्या होती है पूछना नहीं, दोबारा बता चुका हूँ कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन किया गया था। क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया था। और इस शहर में सम्मेलन होने की वजह से क्या कहा जाता है, रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और 2 फरवरी को हुआ था, तो इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है भाई, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो भाई कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो इस बार जो 2022 में मनाया गया, इसकी थीम क्या रही, थीम रही लोग और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। लोग और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, अंग्रेजी में देख लें वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है इस बार की।
जो थीम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ज्ञान का रथ लगातार चल रहा है हमारा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और मैं देखता हूँ कि भाई व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं और लोग देखते भी हैं, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन देखते हुए इतने मंत्रमुग्ध मत हो जाओ कि शेयर करना और लाइक करना भूल जाओ, ठीक है। लाइक उतने ही कम रहते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। जब भी देखो उसे लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो, ठीक है, इतने मंत्रमुग्ध भी ना हो जाओ, अच्छी बात है, ठीक है। भारत में कुल कितने हैं रामसर साइट की अगर हम बात करें तो भारत में जो अभी हैं, भारत में अभी आपके 49 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 49 49 रामसर स्थल हैं जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और भारत में पहला रामसर आर्द्रभूमि था चिल्का झील। कौन सा था? चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील है आपका ओडिशा में। चिल्का झील है कहाँ? ओडिशा राज्य में है। तो ये हमें समुद्र तट के किनारे मिल जाएगा, चिल्का झील। तो ये पहला रामसर स्थल रहा है भारत में। इसी के साथ आगे बढ़ें तो सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि वाला स्थल राज्य कौन सा है भारत में? तो उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 10 रामसर स्थल आर्द्रभूमि है। पहला उत्तर प्रदेश में था 2005 में अपर गंगा क्षेत्र, अपर गंगा क्षेत्र, जो कि कहाँ से कहाँ तक था? नरोरा बुलंदशहर, नरोरा बुलंदशहर से गढ़ तक का जो गंगा का एरिया है, क्षेत्र है, अपर गंगा क्षेत्र में जो आता है, वो पहला था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 2020 में और 2021 में लगातार बाकी के 9 अन्य रामसर स्थलों को उत्तर प्रदेश में ऐड किया गया, चिन्हित किया गया। और लगातार उसके बाद जो है क्या हुए कि एक के बाद एक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले गए। और अभी अगर हम देखें तो 48वां जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और वो भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। 48वां रामसर आर्द्रभूमि कौन सा है? बखीरा। और हम टोटल देख रहे हैं कितने? 49। तो भाई एक 49वां भी होगा हमारा, ठीक है। कौन सा होगा? 49वां भी होगा। और 49वां कौन सा है? 49वां है रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा? खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है गुजरात में। तो भाई सबसे नवीनतम रामसर आर्द्रभूमि कौन सा होगा हमारा? खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। 48वां कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो भाई जनरल नॉलेज को बढ़ा लो बहुत अच्छे से। अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। जो भी कैंडिडेट चाहें उसे फॉर्म को फिलअप कर लें। और जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, उस पर वैकेंसी से रिलेटेड LAKSHYA लक्ष्य 007, ये टेलीग्राम चैनल को आप इस नाम से सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। सभी वैकेंसीज की डिटेल्स जो हैं इस चैनल पर डाली जाती हैं कि कब कौन सी वैकेंसी आई है, किसका क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें डाली जाती हैं। इसके अलावा सर्च कर लेना एक और चैनल, क्विज, QUIZ, क्विज लक्ष्य करके, तो ये सर्च करोगे तो डेली शाम को 7:30 बजे क्विज दे लिया करो, ठीक है। 1 घंटे का लगभग क्विज चलता है। जनरल नॉलेज, हिंदी से संबंधित प्रश्न उस पर डाले जाते हैं, तो सारे क्विज सॉल्व किया करो उस पर। और सबके सब नाम जो है लिस्ट के साथ वहाँ पे प्रस्तुत हो जाते हैं तुरंत, किसने कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो क्विज लक्ष्य जल्दी से सर्च करो और जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसमें क्या होता है, क्विज किए डाले जाते हैं, प्रश्न उत्तर डाले जाते हैं, जिसके उत्तर आपको देने होते हैं। और फिर एक समय के बाद वो आपका रिजल्ट तुरंत आपको हाथों हाथ दे देगा कि आप किस नंबर पे आते हो। चलो अगला प्रश्न आ जाता है भाई, बढ़िया सा लल्लन टॉप प्रश्न है, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है ये भी, कि नाटो के साइबर रक्षा समूह, भाई नाटो बड़ा सुर्खियों में चल रहा है आजकल, है ना। नाटो की वजह से ही तो अभी विश्व में युद्ध छिड़ा पड़ा है ना। किन 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ा पड़ा है? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा पड़ा है ना। तो ये जो युद्ध है इन दोनों के बीच में चल रहा है, तो नाटो इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। क्योंकि भाई यूक्रेन ने बोल दिया कि हम जो है नाटो में शामिल होंगे, और रूस ने कहा नहीं हम नहीं शामिल होने देंगे, भाई उसने कर दिया अटैक। तो इस तरीके का एक महत्वपूर्ण मामला, एक कारण जो है युद्ध का, नाटो भी रहा है। तो भाई क्या है सुर्खियों में कि रक्षा समूह, साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। तो उत्तर लगा लेना मेरे प्यारो, क्या? दक्षिण
कोरिया। तो दक्षिण कोरिया जो साउथ कोरिया है वो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, पहला एशियाई देश बन गया है। तो भाई दक्षिण कोरिया नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है या एजेंसी बन गई है। जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है ये किसका, साउथ कोरिया का एक एजेंसी है जो कि एशिया की भी सबसे पहली एजेंसी बन गई है। किसमें शामिल होने वाली, साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली। तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना इन सभी डिटेल्स की और बाद में नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। दक्षिण कोरिया चीन उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा था। दक्षिण कोरिया को लग रहा था कि भाई चीन जो है और उत्तर कोरिया ये दोनों जो हैं इसके लिए साइबर हमला कर सकते हैं। साइबर हमला क्या होता है भाई, वायरस छोड़ दिया कंप्यूटर में, है ना, पूरा सिस्टम जो है हैक कर लिया, सारी डाटा निकाल लिए। अब डाटा निकाल लिए तो भाई ये बेचारा क्या करे, तो इसने जो है देखा कि सबसे मजबूत स्थिति इस समय किसकी बनी हुई है, तो नाटो की बनी हुई है। भाई नाटो जो है बड़ा ही मजबूत संगठन बन के उभर रहा है पूरे विश्व में, तो इसने जो है इसकी सुरक्षा इस समूह में ये शामिल हो गया। तो अब अगर चीन या उत्तर कोरिया इन पर कोई साइबर हमला करता है, किस पर, दक्षिण कोरिया पर, या कोई भी देश साइबर हमला करता है, तो जब ये पकड़े जाएंगे तो सीधा अब इनकी दुश्मनी किससे हो जाएगी, नाटो से हो जाएगी। तो भाई कौन सा देश चाहेगा कि विश्व के जो सबसे विकसित देश हैं उनके उसके समूह से दुश्मनी लेना, कोई नहीं चाहता भाई, कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसकी स्थिति देखें, लोकेशन देखें, तो भाई विश्व के मैप पर लोकेशन देखें तो यह है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, और हमने एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया में इसके पूर्वी देशों में से एक है दक्षिण कोरिया, जो कि जापान के बिल्कुल पास में है। ठीक है, जापान के बिल्कुल पास में है। भाई धैर्य रखो, बड़ा करके भी दिखाएंगे, है ना, ऐसे छोटे में नहीं रखेंगे। हमारा ज्ञान का रथ जो है ऐसे ही नहीं रुकता, पूरा ज्ञान देकर चलता है आगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है पूरा दक्षिण कोरिया का मानचित्र। इसके उत्तर में है उत्तर कोरिया, किम जोंग यूंग पता है, सन की राजा या तानाशाह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी राजधानी क्या है, सियोल इसकी राजधानी। अभी जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई कि सियोल में अभी कौन सा सम्मेलन हुआ, सियोल में अभी कौन सा सम्मेलन हुआ, सियोल में अभी कौन सा सम्मेलन हुआ जो कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट वहाँ पे जारी की गई। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी भाई, FAO ने जारी की थी। तो कौन सा सम्मेलन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ विश्व वानिकी कांग्रेस का सम्मेलन। ठीक है, विश्व वानिकी कांग्रेस का सम्मेलन। जो रेगुलर बने हुए हैं उनको पता होगा कि ये सारा कंसेप्ट पीछे की तरफ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, विश्व वानिकी कांग्रेस का सम्मेलन। तो अब भाई कमेंट में ये और बता देना कि ये कौन सा संस्करण रहा। ठीक है, ये कौन सा संस्करण रहा। तो कोरियन स्ट्रीट, कोरिया जल संधि के माध्यम से दक्षिण कोरिया और जापान अलग होते हैं। ठीक है, जापान का सुशीमा क्या है, द्वीप है, क्वेश्चन बना हुआ है भाई। सुशीमा द्वीप से ये किसके पास है, जापान के पास है, जो कि कोरियन स्ट्रीट, कोरियन जल संधि से क्या होता है, अलग होता है बिल्कुल। ठीक है, इसके इधर किधर, दक्षिण कोरिया के बिल्कुल पश्चिम में आएगा येलो सागर, पीला सागर। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण कोरिया के पूरब में आएगा ईस्ट सागर, या फिर इसे कहा जाता है सी ऑफ जापान। एक बार जिन्होंने एटलस ले लिया है वो अपनी एटलस में देख लेना अच्छे से, उनको जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि क्या मैटर चल रहा है और कैसे चल रहा है। इसके अतिरिक्त आगे अगर बढ़ा जाए तो नाटो को एक बार देखना जरूरी है कि भाई नाटो का जो बेसिक एस्पेक्ट है हमारा वो क्या बना हुआ है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, जो लिखा हुआ है साइड में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक है ये क्या है, ये एक महासागर है। क्या है, महासागर है। तो ये महासागर अगर इसको एक महासागर मान लिया जाए, ठीक है, इसको महासागर मान लिया जाए, तो हम अच्छे से देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये इसके इधर कौन सा महाद्वीप है, इसके इधर कौन सा महाद्वीप है। इसको एक बार हम मैप पर देख लेते हैं और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं मैप पर देखकर। जैसे अगर हम बात करें, मैप पर इसको हम देखें एक बार, भाई मैप खुल जा, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ है मैप। तो अब हम यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक
की बात हो रही है। तो उत्तर कोरिया, यहाँ क्या है, उत्तर कोरिया है नॉर्थ अटलांटिक। इसकी शेप देखोगे तो ये कुछ ऐसा आकृति का है ये महासागर। यहाँ साउथ अटलांटिक, पूरे को कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो इसके किसके, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में देखेंगे तो ये आएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यहाँ आएगा कौन सा, यूरोप, और यहाँ है ये अफ्रीका, और इसके इधर है पश्चिम में, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये 4 महाद्वीपों को अलग करता है एक दूसरे से, कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे जो ट्रीटी है ये किनके बीच में है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर को टच करने वाले इन देशों के बीच में, अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच में। तो आ जाते हैं भाई आगे अगले कंसेप्ट पर, हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट जो था हमारा, वहाँ चलते हैं कि क्या है ये है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका के वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी में। बेल्जियम कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 30 है। कितनी है, 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। इसको ध्यान रखना है। वर्ष 2017 और 2020 में मोंटेग्रो, जो कि 2017 में इसका सदस्य बना, उत्तरी मैसेडोनिया ये जो है 2020 में इसका सदस्य देश बना था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आगे बढ़े तो नाटो समूह, क्या, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब 30 देशों के आपस में अगर युद्ध हो जाए, ठीक है, 30 देशों में से जो सदस्य देश हैं, ये 30 सदस्य देश हैं, इन 30 सदस्य देशों में से किसी एक पर कोई देश आक्रमण कर दे जो नाटो सदस्य देश नहीं है, तो क्या माना जाएगा कि ये सभी 30 देशों पर, नाटो के जो 30 सदस्य देश हैं उस पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश इसका जवाब एक साथ देंगे। तो भाई कौन ऐसी शक्ति के साथ उलझना चाहेगा, वो भी सबसे विश्व के सबसे विकसित देश जो हैं यहीं पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन, अगला और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही लल्लन टॉप प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। क्या प्रश्न है कि हाल ही में राजीव कुमार किस क्रम के चुनाव आयुक्त बने हैं। तो 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, तो आंसर क्या होगा बच्चे, आंसर होगा 25वें। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि हाल ही में चुनाव आयुक्त कौन नए बने, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से क्रम के बने। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका, 25वां आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 25वां। तो भाई जल्दी से बता दो 23वें कौन थे, तो 23वें थे सुनील अरोड़ा। 23वें कौन थे, 23वें थे सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है 23वें कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 24वें कौन थे, सुशील चंद्रा जो हैं कौन है, 24वें हैं। और 25वें अभी कौन से बने हैं, राजीव कुमार, जिन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भाई 26वें कौन बनेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आगे भविष्य में पता चल ही जाएगा कि भाई 26वें कौन बन रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने, यानी कि 25वें चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जो कि 24वें क्रम के थे उनका स्थान लिया है। ठीक है, और प्रथम अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन थे, सुकुमार सेन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। इसके अतिरिक्त अगर हम एक बार चित्र देख लेते हैं भाई राजीव कुमार जी का, तो राजीव कुमार जी ये हैं, कभी मिल जाएं तो हेलो हाय कर ही लेना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा संवैधानिक पक्ष है भाई, बेसिक जुड़ रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला है क्या, बेसिक प्लस करंट अफेयर्स बराबर क्वेश्चन। तो जो बेसिक प्लस करंट अफेयर्स बराबर क्वेश्चन है वह किस तरीके से काम करेगा, तो इस पर हम देख लेते हैं। पहले तो इस निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है भाई। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, संविधान में जिक्र किया गया है। और ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को या चुनाव को संचालित करता है। ठीक है,
इसके चुनाव को संचालित करता है। तो जब हम देखते हैं कि ये क्या करता है, संचालित कर रहा है, तो किन किन को, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के हो रहे हैं, राज्य विधानसभाओं के हो रहे हैं, राष्ट्रपति के हो रहे हैं या उपराष्ट्रपति के हो रहे हैं, लेकिन देश में होने वाले 2 चुनावों को ये संचालित नहीं करता है। कौन कौन से, एक तो जी पंचायत के होने वाले चुनाव हैं, ठीक है, और एक नगर पालिका के होने वाले चुनाव हैं। इनके लिए जो बनाया गया अलग से निकाय, इनको कौन संचालित करता है, चुनाव तो होते हैं भाई, तो इनको करवाता कौन है चुनाव, तो चुनाव करवाएगा राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग इनका चुनाव करवाता है, राज्य चुनाव आयोग जो है इनका चुनाव करवाएगा। तो जो राज्य चुनाव आयोग है वह भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जो कि पंचायत और नगर पालिका को चुनाव करवाएगा। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव इसके दायरे में नहीं आते हैं और इसका जिक्र संविधान के भाग 15 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को संविधान में इसकी स्थापना की गई थी संविधान के द्वारा। इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 324 से 329, कितने तक, 324 से 329 तक चुनाव आयोग के सदस्यों, उसकी शक्तियों, उसके कार्यों, कार्यकाल, पात्रता इत्यादि सब के बारे में चर्चा की गई है। 324 से 329 ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है, पॉइंट आउट नोट कर लेना भाई। ज्ञान का सागर जो है या ज्ञान का जो रथ है हमारा वो ऐसे ही चलता रहेगा और एक एक पॉइंट की डिटेल्स अच्छे से तुमको देता रहेगा। तो इस रथ पर सवार रहना। और चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और 2 अन्य जो है इलेक्शन कमिश्नर होंगे। शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें केवल एक ही सदस्य होता था, यानी कि एक ही चुनाव आयुक्त होता था इसमें। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ जो क्या एक महत्वपूर्ण अगला पक्ष हो सकता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होगा। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की तो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, इसके अतिरिक्त जो 2 चुनाव आयुक्त हैं अन्य, उनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाएगी, चुनाव आयुक्तों के द्वारा ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और उन्हीं के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको जो भी वेतन भत्ते और जो भी एक तरीके से सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं इनको भी मिलेगी। और इनको पद से हटाने, इनको क्या है, पद से हटाने का भी जो क्रम है वो भी बिल्कुल वही होगा या वही तरीका होगा जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को, किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही इनको पद से हटाया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज जैसे हटाए जाते हैं ठीक वैसे ही किसको हटाया जाएगा, चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। का सर्वोच्च सम्मान कौन सा, सर्वोच्च सम्मान किसका भाई, वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022। क्या नाम है इसका, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। इसको ध्यान रखना है भाई, इसे किसे सम्मानित किया गया, इससे किसे सम्मानित किया गया। तो क्या है ऑप्शन, रवीश कुमार, अभिमन्यु सिंह, बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी, श्याम नारायण कोहली। तो आंसर होगा इसका सीधा सा और सटीक आंसर क्या होगा, बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी। ठीक है, बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी जो हैं इसके कौन हैं, इसके प्राप्त करता है पुरस्कार के। कौन से पुरस्कार के, तो वास्तुकला में सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है, कौन सा, रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल। तो चलिए, अहमदाबाद के निवासी हैं ये बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी, उत्तर गुजरात राज्य के।
ठीक है, गुजरात राज्य, भारत के निवासी हैं, गुजरात राज्य के विट्ठल दास, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया और यह वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। और वर्ष 2018 में इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। कौन सा पुरस्कार? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, जो 2018 में इनको मिल चुका है। इसके अतिरिक्त जो ये पुरस्कार है, कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आगे बढ़ें तो क्या चीज आएगी कि रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद दोनों ही पुरस्कार, यानी कि प्रित्जर पुरस्कार और रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार दोनों ही प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय रहे हैं, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़े तो वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भाई एक चित्र भी देखना जरूरी है इनका, एक बार चित्र जो है देख लो, कहीं मिल जाए तो हेलो हाय कर लेना, है ना, कह लेना कि भाई आपको देखा है, जानते हैं हम लोग, इनको भी खुशी होगी। तो अभी हाल ही में कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उस पर नज़र मार लेते हैं कि अभी हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया, किसको? फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक एक भौतिक विज्ञानी है, तो सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, सैद्धांतिक रूप से भौतिक विज्ञान में काम करने के लिए इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह छठे नोबेल पुरस्कार विजेता वाले व्यक्ति हुए हैं, यानी कि इन्हें पहले भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो छठे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आगे बात करें बांग्ला एकेडमी पुरस्कार, इसको ममता बनर्जी जी को दिया गया। ममता बनर्जी जी कौन है? यह है पश्चिम बंगाल, किसमें? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इनकी किताब है एक कविता बिटान। कविता बिटान इनकी एक पुस्तक है जो कि कविताओं का संग्रह है। किसका? कविताओं का संग्रह है कविता बिटान, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य पुरस्कार, क्या? विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? सिंथिया रोसेंज वेक को, जो कि यूएसए की नागरिक हैं और यह जलवायु अनुसंधान, जलवायु विज्ञान पर अनुसंधान करने वाली वैज्ञानिक भी हैं। इसी के अतिरिक्त देखते हैं वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया अभी हाल ही में? किसे दिया गया? अटल सुरंग को दिया गया, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग में। कहाँ? रोहतांग में, ठीक है, कहाँ है? रोहतांग में है, ठीक है। अटल पुरस्कार जो दिया गया वो कहाँ है? रोहतांग में यह पुरस्कार ये दिया गया, रोहतांग सुरंग में ये रोहतांग सुरंग को ये पुरस्कार दिया गया, जो कि रोहतांग दर्रे में है अटल सुरंग। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न है भाई, कि हाल ही में भारत ने थॉमस कप जीता, वह किस खेल से संबंधित है? भाई किसने जीता, ये प्रश्न पुराने हो गए, अब ये पूछता है कि किस खेल से जीता गया, तो आंसर क्या होगा इसका? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन इसका सीधा और सटीक उत्तर होगा। तो भारत में पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर अपना इतिहास में नाम दर्ज किया। तो भाई भारत ने पहली बार जीता है कौन सा कप? थॉमस कप, जो कि किस खेल से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित यह कप है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत ने किसको हराया फाइनल में? इंडोनेशिया को हराया 3-0 से, और इंडोनेशिया 14 बार विजेता रह चुकी है। इससे पहले इस थॉमस कप की इंडोनेशिया 14 बार पहले विजेता रह चुकी है, उसको 3-0 से हराकर भारत जो है इसमें जीत को हासिल करने वाला छठा देश बन चुका है। अब कौन सा देश बन चुका है? छठा देश बन चुका है। ऐसा अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो लक्ष्य सेन ने पहला मैच जीता इसमें, सात्विक चिराग ने जो है दूसरा मैच जीता, और किदाम्बनी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को जो है चैंपियन इसमें बनाया है, ठीक है, किसको बनाया? भारत ने इसको चैंपियन बनाया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये टूर्नामेंट जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1949 में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, लेकिन अब तक
इसमें जो है इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क, मलेशिया जैसे टीम ही जीत रही थी। तो कब हुआ था ये शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत इसमें छठा देश बना है या छठी टीम बनी है जिसने टूर्नामेंट जीता है, जो कि मैं पीछे बताकर आ रहा हूँ। सबसे पहले इस खेल को शुरू करने का या इस कप को शुरू करने की बात किसके दिमाग में आई थी? तो ये बात दिमाग में आई थी सबसे पहले इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर सर जॉर्ज एलन थॉमस। ठीक है, सर जॉर्ज एलन थॉमस ये इंग्लैंड के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो उनको यह उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई एक थॉमस एक जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट होना चाहिए। तो थॉमस का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। फिलहाल इसमें अभी जो खेलती हैं वो 16 टीमें जो हैं इसमें भाग लेती हैं। इसके अतिरिक्त इसे 2 साल में आयोजित किया जाता है। कब कब आयोजित किया जाता है? हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। लेकिन पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हर 3 साल पर इसको आयोजित किया जाता था। बाद में समय को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अन्य कुछ जो प्रमुख खेल हैं, भाई देखो हमारा ज्ञान का रथ जो है ऐसे रुकता नहीं है, वो तो समय का अभाव रहता है तो थोड़ा जो है ज्ञान के रथ को धीमा करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो ये ऐसे ही जो खेल हैं और उनसे संबंधित जो कुछ कप हैं, ट्रॉफीज हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, भाई हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, जैसे चाहो वैसे कर लेना, बार बार देख के नोट डाउन कर लेना, जिस भी तरीके से हो वैसे कर लेना। लेकिन मैं एक बार बता दूं, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगेश्वरी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी जो है वो किस खेल के लिए दिए जाते हैं? हॉकी के लिए दिए जाते हैं। डेविस कप अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, टेनिस के लिए दिया जाता है। कोलंबो कप भी सुर्खियों में रहा, जो कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है। अभी तो इतना ही बता रहा हूँ, आगे जब एक और कप आएगा तो उसमें और चीज़ें भी बताऊंगा और भी नाम बताऊंगा ये कौन कौन से कप किस किस में दिए जाते हैं। तो भाई लगातार बने रहो, बस रेगुलर बने रहो। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लल्लन टॉप प्रश्न है, छठा प्रश्न है आज का हमारा, कि हाल ही में सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? भाई सिक्किम भारत का हिस्सा जब से बना, जिस डेट से बना उसी दिन से स्थापना दिवस तो हम बनाएंगे। तो भाई 16 मई से। कब से? 16 मई से। तो 16 मई 1975 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था। कौन सा? एक राज्य, छोटा सा राज्य हमारा, एक पहाड़ी राज्य, हिमालय पर स्थित राज्य, खूबसूरत राज्य सिक्किम। ठीक है, तो हर साल अगर हम देखें तो 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्टेटहुड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1975 में इसी तारीख को यह शामिल हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1950 में भारत सिक्किमी संधि हुई थी, और इस संधि को हस्ताक्षर करने के बाद उसकी जो एक सुरक्षा व्यवस्था है, किसकी? सिक्किम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किसके हाथ में आ गई? वो एक संरक्षित राज्य के रूप में हो गया, भारत के एक संरक्षित राज्य बन जाता है। कब? 1950 में, भारत सिक्किमी संधि के बाद। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो सिक्किम पर 1975 तक जो है नौंग्याल वंश, ठीक है, नौंग्याल वंश के राजा का शासन हुआ करता था। इसके बाद अगर हम आगे पॉइंट को बढ़ाएं तो भारतीय संसद ने अपने 35वें संशोधन करके 1974 में संशोधन किया और भाग 1 में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा। और एक और बात ध्यान रखना है भाई, और एक और बात ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी इसमें 1985 में, तो बाद में जोड़ी गई दोबारा से। ठीक है, लेकिन 10वीं अनुसूची जो है पहले भी जुड़ चुकी है 1974 में 35वें संशोधन के माध्यम से। भाग 1 में तो भाग 1 अनुच्छेद 2A जोड़ा गया अलग से, लेकिन उसके साथ साथ संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके माध्यम से सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बना दिया गया। भाई क्या बना दिया गया? एक सहयोगी राज्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है, और सिक्किम इस स्थिति को पाने वाला एकमात्र राज्य है भारत का। ठीक है, बाद में क्या किया गया? बाद में 36वां संशोधन किया गया 1975 में। कब किया गया? 1975 में। और 35वें संशोधन को जो भी उसमें काम किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया। मतलब 36वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 2A को खत्म किया गया और 10वीं अनुसूची को भी समाप्त कर दिया गया। तो सिक्किम एक पूर्ण राज्य बन गया। तो 10वीं अनुसूची एक बार फिर से बाद में आएगी 1985 में। किस काम? अब इसमें क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम सिक्किम की बात करें तो भाई सिक्किम 100% जैविक राज्य बनने वाला देश का पहला राज्य है। यानी कि यहाँ पर जो कृषि होती है
उसमें रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, यानी कि 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है भारत का पहला? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है जो सिक्किम में है। मैंने आपको बताया है विश्व यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत में 40 है, जिसमें एक जो है मिश्रित है, यानी कि सांस्कृतिक भी है और कैसी है? स्मारक भी है, सांस्कृतिक और स्मारक दोनों हैं। तो वो कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सांस्कृतिक और स्मारक भी है। तो इसके साथ ही अगले पॉइंट पर चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की तीस्ता नदी इस राज्य से बहने वाली एक प्रमुख नदी है और ये किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भाई तीस्ता, जो कि किस देश में जाकर मिलती है? ये बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में यह जाकर मिलती है। किसमें? ठीक है, ब्रह्मपुत्र में। कौन सी नदी? तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से निकलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तीस्ता नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सिक्किम के मूल निवासी नेपाली मूल के हैं, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो भूटिया जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति? भूटिया और लेपचा जनजाति जो है यहाँ पर निवास करती है। जनजातियों के नाम भाई अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना किस राज्य में ये निवास करते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या 1, लोकसभा में 1 है और विधानसभा में 32 सीटों की संख्या है। तो भाई हम इतनी जल्दी अपने ज्ञान की रथ को रोकते नहीं हैं, हम बढ़ेंगे अभी आगे। पहले मैप पर, जब तक हम मैप ना देखें तब तक हमारा ज्ञान का रथ रुकने वाला नहीं होता है। तो ये भारत का राज्य, भारत हमारा प्यारा देश, और ये उत्तर पूर्व राज्य कौन से हैं? ये उत्तर पूर्व राज्य। उत्तर पूर्व राज्यों में टोटल आते हैं कितने देश? 8 देश आ जाते हैं। कितने देश आ जाते हैं? माफ कीजिए, कितने राज्य आ जाते हैं? तो राज्य आ जाते हैं भाई 8, ठीक है। अब हैंग हो रहा लगता है मामला, ठीक है। तो 8 राज्य आ जाते हैं। तो 8 राज्यों में 7 सिस्टर्स ही हैं और एक भैया एक भाई हो जाता है इनका सिक्किम। कौन आ जाता है? एक भाई हो जाता है इनका, कौन? सिक्किम। इसी के साथ ही आगे अगर हम पॉइंट को बढ़ाएं तो उत्तर पूर्व का मैप भी देख लेते हैं भाई, बड़ा करके, बिल्कुल बड़ा करके देखेंगे ताकि हमें और भी अच्छे से पता चल जाए। तो भाई 7 सिस्टर्स कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और ये मेघालय, और 7वां आसाम। आसाम 7 सिस्टर्स में वो राज्य है जो बाकी सभी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप देख सकते हो, बड़े आराम से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और यह है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तो 7 बहनों का एक भाई है सिक्किम, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व के राज्य। तो उत्तर पूर्व में आते हैं टोटल 8 राज्य, जिसमें 7 बहनें और एक भाई। भाई कौन है? सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ तक बात जो है अच्छे से क्लियर और कंसेप्ट हो जाना चाहिए फुल फाइनल। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण लल्लन टॉप प्रश्न आ गया एक और, कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? बोलीविया, बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा। तो आंसर होगा इसका हंगरी। क्या होगा आंसर इसका? हंगरी, जो कि यूरोप का देश है भाई। किसका देश है? यूरोप का। अभी जो है, जब यूरोप यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, भारतीय हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, किन किन देशों से? तो उनमें से एक देश रहा हंगरी, जहाँ से हमारे देश के बच्चों को जो वहाँ पढ़ने गए थे उनको लाया गया। तो भाई कैटोलिना नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। 44 वर्ष की आयु में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं ये, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति तो है, उसके साथ ही सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली है भाई। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जोनास एडर की जगह ली है। इनसे पहले कौन थे राष्ट्रपति वहाँ पर? हंगरी के जेनोस एडर जो है वहाँ के कौन थे? राष्ट्रपति थे इनसे पहले। अगर हम यूरोप के मानचित्र में देखें भाई, जैसे हमारा, जब तक हम मानचित्र नहीं देखते काम नहीं बनता हमारा, तो यहाँ है हंगरी, ठीक है, ये यूरोप का मानचित्र है। यहाँ हंगरी है, यहाँ यूक्रेन है, तो यूक्रेन के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो कुछ हमारे जो
भारतीय विद्यार्थी थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, वो कहाँ आए, वो हंगरी में आए और हंगरी से हमने उनको एयरलिफ्ट किया। तो अब देख लेते हैं भाई कुछ ऐसे अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा कुछ बचाव और राहत कार्यों के लिए जो है कई ऑपरेशन चलाए गए। वो ऑपरेशन कौन कौन से रहे, तो 100% क्वेश्चन बनने वाला है इस पॉइंट से। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया वो अभी ये यूक्रेन से बच्चों को लाने के लिए चलाया गया। कहाँ से, यूक्रेन से बच्चों को लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ऑपरेशन देव शक्ति, अफगानिस्तान में जब अभी तालिबान का क्या हो गया था, कब्जा हो गया तालिबान का। तो तालिबान का जब कब्जा हुआ था अफगानिस्तान में, तो वहाँ से भारतीय लोगों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया। इसके अतिरिक्त बात करें तो वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन कोरोना में फंसे लोगों को विश्व में अभी कोरोना महामारी के दौरान 2020 में ये वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जब कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों में हमारे नागरिक फंस गए थे, तो वहां से निकालने के लिए कौन सा चलाया गया, वंदे भारत मिशन चलाया गया। इसी तरीके से ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है समुद्र के माध्यम से, ठीक है, समुद्री रास्ते से कोरोना में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए यह चलाया गया था। इसके अतिरिक्त अब चलते हैं भाई अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यह भी लल्लन टॉप प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है कि हाल ही में माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। माणिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा इसका त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा के अभी कौन है मुख्यमंत्री, कौन थे, विप्लव, जो विप्लव देव हैं उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो वहाँ के नए बनाए गए माणिक शाह, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। विप्लव कुमार देव के इस्तीफा देने के बाद वो यहाँ के कौन बने, नए मुख्यमंत्री अब बनेंगे। ठीक है, तो ये कौन है, माणिक शाह जी का फोटो है ये। आगे समाचार पत्र में दिख जाए तो समझ लेना कि यहाँ के राज्यपाल त्रिपुरा के कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। अभी जो माणिक शाह हैं, माणिक शाह बीजेपी पार्टी के त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ राज्यसभा से भी वो सांसद हैं। तो 1 सीट से ही वही थे, अब वहाँ पर एक बार फिर चुनाव हो, कोई और सदस्य बनेगा राज्यसभा से अब। ठीक है, विधानसभा में है 60 सीटें। कहाँ पर, त्रिपुरा में। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। मैप देखना नहीं छोड़ेंगे भाई हम अंत तक, भाई मैप देखना नहीं छोड़ेंगे। तो भाई ये भी जो है 7 बहनों में से एक है। कौन है, 7 बहनों में से एक है त्रिपुरा। यहाँ पर है त्रिपुरा, बिल्कुल मैप में। अब भाई बड़ा करके भी देखना जरूरी है, बड़ा करके भी दिखाएंगे, बिना बड़ा करके देखे सारे कंसेप्ट क्लियर किए बगैर हम छोड़ने वाले नहीं है चीज़ों को। तो ये है त्रिपुरा भाई, राजधानी है अगरतला। ठीक है, ये यहाँ त्रिपुरा। भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है इसकी, असम और मिजोरम के साथ। भारत के 2 पूर्वोत्तर के राज्य या उत्तर पूर्व के राज्य भाई, जिससे कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा है, त्रिपुरा है। इधर से बांग्लादेश से, इधर से बांग्लादेश से, इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक और से असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। तो बात क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए भाई यहाँ तक। ठीक है, अभी हमने बात की थी सिक्किम की, अब हमने बात कर ली त्रिपुरा की। बिल्कुल मैप जो है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9वां प्रश्न है आज का हमारा, कि रणिल विक्रमसिंघे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी तो भाई विवाद चल रहा है श्रीलंका में। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश, कहा जाता है कि भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका का नक्शा भी फ्री ही आता है ना। तो वही हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है, वहाँ पर अभी जो है गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है, एक तरीके से क्राइसिस आ चुका है वहाँ पर। क्राइसिस का कारण है, जो वहाँ विपदा का कारण है वह है महंगाई। महंगाई जो है वहाँ पर एक बहुत ही विपदा का कारण है, और ईंधन की कमी। वहाँ की जो रुपया है, वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इस वजह से वहाँ के लोग जो है अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति आई है। तो अभी जो है वहाँ पे जो पहले राजपक्षे थे, उन्होंने अभी क्या दिया, इस्तीफा दिया, और रणिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के कौन बने, प्रधानमंत्री बने हैं। तो 26वें प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले भी इन्होंने काम किया है, पूर्व में महिंद्र राजपक्षे का स्थान इन्होंने लिया है, इनसे पहले जो सीएम रहे हैं। ठीक है, रणिल विक्रमसिंघे पहले 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये इनका
5वां कार्यकाल है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत के साथ जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई श्रीलंका का मैप आता ही आता है, तो यहाँ पर देख लो ये है श्रीलंका, ठीक है। भारत का ये दक्षिण भाग और भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाता है। भाई बड़ा करके भी दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा इसको देखें तो ये आ जाता है श्रीलंका का मैप, ठीक है। श्रीलंका का मैप यहाँ पर है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि से अलग होता है भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका। और यहाँ पर देख रहे हो एडम ब्रिज है। एडम ब्रिज मतलब राम सेतु, ठीक है, राम सेतु, यानी कि राम जी जब श्रीलंका गए थे तो उन्होंने जो सेतु बांधा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राम सेतु, इसकी राजधानी है कोलंबो। और हम्बनटोटा भाई बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है हम्बनटोटा, ठीक है। हम्बनटोटा एक बंदरगाह है, इसका क्या है? बंदरगाह, शहर तो है ही है भाई, बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह भी है। बंदरगाह होने का कारण क्या है कि हम्बनटोटा को विकसित किया किसने? चीन ने, ठीक है, चीन ने विकसित किया है। यहाँ पे चीन को लीज पर दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसे बोलेंगे? द्वीप उसे बोलेंगे जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, इधर कौन सा है? इंडियन ओशन है, हमारा प्यारा हिंद महासागर है, ठीक है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पर। और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू। अब भाई टमाटर फ्लू समझ के ये मत समझ लेना कि भाई टमाटर को बीमारी लग गई या टमाटर को बुखार हो गया, है ना, ये नहीं है। कि किस राज्य में का स्थानिक रोग बना है, एंडेमिक बन गया है भाई किसी राज्य का, यानी कि उस राज्य के लिए ये महामारी का रूप ले चुका है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? केरल आंसर होगा इसका। टमाटर फ्लू है क्या? तो टमाटर फ्लू जो है इंसानों को ही होने वाला रोग है। तो ये एक स्थानिक यानी कि एंडेमिक बन चुका है, ये एंडेमिक रोग बन चुका है, ठीक है। तो टमाटर फ्लू को हालिया में जो है ये प्रकोप के रूप में देखा गया है। कहाँ? केरल में, केरल राज्य में। तो टमाटर फ्लू एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, ठीक है, वायरल है भाई। किससे हो रहा है? ये विषाणु से हो रहा है, वायरस से हो रहा है। किससे हो रहा है? विषाणु से हो रहा है, जो बुखार, त्वचा में जलन, चकत्ते और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, कम जल ग्रहण करने की वजह के का कारण ये बनती है। इसके साथ ही देखा जाए तो यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। किसको? 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। और इसका बड़े लाल रंग के फफोले के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? टमाटर फ्लू, टमाटो फ्लू। तो भाई टमाटर को बीमारी नहीं है ये जो बीमारी हुई है ये किसको हुई है? 5 साल से कम बच्चों को होने वाली बीमारी है। शरीर पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं लाल लाल रंग के, इस वजह से इसे टमाटर फ्लू नाम दे दिया गया। कहीं पेपर में आ जाए कि भाई हाल ही में सुर्खियों में रहा टमाटर फ्लू किसको होने वाला रोग है, तो भाई टमाटर को, बच्चों को या मानव को या फिर मुर्गी को या फिर जानवर, किसी भी जानवर का नाम दे दे तो कभी तुम लगा दो टमाटर, है ना। तो भाई टमाटर के चक्कर में लाल मत हो जाना, वहां पर नेगेटिव मत कटवा लेना, बच्चों का होगा। और किस राज्य में है ये है आपका केरल राज्य में, ठीक है। किस राज्य में है? केरल राज्य में ये हुआ। और आसपास के राज्यों को जो है अब इसके लिए क्या कर दिया गया है? सतर्क कर दिया गया है। इसके लिए कोई विशिष्ट दवा भी नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए कोई विशिष्ट दवाई भी नहीं है जो कि इलाज हो सके इसका, ठीक है। तो ये एक तरीके से संक्रमित बच्चों को क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट कैसे? तो भाई कोविड हुआ, अभी कोविड होने के बाद कोविड-19 में क्या होता था कि भाई आइसोलेशन ही तो होता था, इसका कोई इलाज थोड़ी, वैक्सीन थोड़ी क्रिएट हुई। इसमें क्या किया गया कि लोगों को आइसोलेट कर दिया गया, यानी कि जो स्वस्थ आबादी है उससे अलग रख दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार का फ्लू जो है ये संक्रमित ना हो, किसी दूसरे में ये ना फैले, किसी और दूसरे में ये ना फैले। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है? आइसोलेशन कर दिया जाता है। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन भाई? टॉप 10 क्वेश्चन। तो भाई टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मुझे पता है कि अभी तक किसी ने लाइक भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? कि मुझे पता है इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो देखते देखते कि लाइक करना भूल जाते हो। तो भूलने के चक्कर में लाइक कर दिया करो भाई, भूलने के चक्कर में लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। यानी कि भूलने के चक्कर में लाइक करना मत भूला करो, यानी कि लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दो, ताकि एक स्थिति ऐसी बन जाए कि रोज सुबह 6 बजे आपके सामने मैं लाइव प्रकट हो सकूं। अगर मुझे लाइव देखना चाहते हो, प्रकट करना चाहते हो रोज सुबह 6 बजे ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चंस के साथ और डेली
डेली डेली, तो जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स ऑफ नंबर्स बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद जो है तभी लाइव आया जा सकेगा, क्योंकि एक नंबर होता है, एक सिस्टम होता है यूट्यूब का भी, तो उस क्राइटेरिया को हमें पार करना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।